नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे राज्य आधारित समसामयिक घटनाक्रम, जो बिहार दृष्टि नाम से बुक आई है। दोस्तों, अगली कड़ी में हम लोग दोस्तों देखेंगे इस वाले चैप्टर को। इसके पहले हम लोग दोस्तों पॉइंटर नाम से सूक्ष्म दृष्टि को देख लिए, जहाँ आप लोग क्लास में उसे देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ी होगी। तो आइए दोस्तों, इसमें पहला हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इसमें पहला है कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी गई। इसमें क्या है दोस्तों, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी 29 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई। दोस्तों, इस आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान करना तथा उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, आयोग में कुल 7 सदस्य होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, आयोग की संरचना में अनिवार्य किया गया है कि कम से कम एक प्रतिनिधि महिला या ट्रांसजेंडर समुदाय से होगा, जिसमें समावेशिता और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। इस तरीके दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 7 सदस्य टोटल इसमें रहेंगे, और जिसमें अनिवार्य किया गया है, इसमें अनिवार्य दोस्तों क्या किया गया है, एक महिला प्रतिनिधि मंडल रहेगा या ट्रांसजेंडर समुदाय का कोई न कोई इसमें जरूर रहेगा। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अंतर्गत 4 लाख से अधिक, कितना दोस्तों, 4 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी इसमें आएंगे, जो राज्य के नगर निगमों, शहरी स्थायी निकायों और पंचायत क्षेत्रों से कार्यरत हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कितने सदस्य होंगे, और महिला ट्रांसजेंडर होगा या तो कोई महिला इसमें अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होगी। आइए अगला हम लोग देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 जुलाई 2025 को वैशाली में सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया। दोस्तों, यह संग्रहालय 550 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत से निर्मित हुआ है। इसमें दोस्तों भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को आमजन दर्शन के हेतु रखा गया। किसकी दोस्तों, बुद्ध की अस्थि को इसमें रखा गया। दोस्तों, इस अवसर पर दोस्तों 15 देशों से बौद्ध भिक्षु भी यहाँ उपस्थित थे। यह संग्रहालय पवित्र पुष्करणी तालाब और पौराणिक मार स्तूप के समीप 72 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया। कितना दोस्तों, 72 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख घटनाओं को रोचक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें आगे दोस्तों इसका निर्माण कार्य भवन निर्माण कार्य किया गया है। कौन दोस्तों, इसका निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा, किसके द्वारा, कार्य निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। और यह संग्रहालय दोस्तों 4300 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना दोस्तों, 4300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। दोस्तों संग्रहालय के निर्माण में प्रयुक्त गुलाबी पत्थर, कौन दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए, गुलाबी पत्थर राजस्थान से मंगाए गए हैं। और विशेष बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी चिपकने वाली पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। आगे इसमें दोस्तों निर्माणाधीन बुद्ध स्मृति स्तूप की कुल ऊंचाई कितना है दोस्तों, 33 मीटर और आंतरिक व्यास दोस्तों 38 मीटर है तथा बाहरी व्यास 50 मीटर है, जिससे इसकी भव्यता और वास्तुकला में बौद्ध दर्शन की झलक स्पष्ट होती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4300 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, 33 मीटर इसकी दोस्तों ऊंचाई है, और आंतरिक व्यास दोस्तों 38 मीटर और बाहरी व्यास इसका 50 मीटर रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आगे की टॉपिक है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। दोस्तों, इसमें है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 जुलाई 2025 को यह घोषणा की है कि पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 6000 से बढ़ाकर अब कितना कर दी गई है, 15,000 रुपया कर दिया गया है। दोस्तों, पेंशन में की गई यह वृद्धि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत की गई है। किसके दोस्तों, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत इसे की गई है, जिसका उद्देश्य दोस्तों क्या है, पत्रकारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। आगे इसी में दोस्तों यदि किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित जीवन साथी को 10,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। कितना दोस्तों, 10,000 प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इसके पहले दोस्तों कितना मिलती थी दोस्तों, 3,000 रुपया मिलती थी। कितना दोस्तों, 3,000 रुपया मिलता था। यदि कोई पत्रकार मृत्यु हो जाता था तो उसके आश्रित परिवार को अर्थात उसकी महिला साथी को
3,000 रुपये प्रति माह मिलती थी, लेकिन वर्तमान में अब कितना मिलेगा, 10,000 रुपया प्रति माह इसमें संशोधित रूप से कर दिया गया है। आइए अगला देखते हैं। कैग की रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में आर्थिक प्रगति। 25 जुलाई 2025 को जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार की विकास दर दोस्तों कितना 14.4% रही है, जो कि भारत की औसत विकास दर कितनी है 9.60% है दोस्तों, कितना 4.68% अधिक रही है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना है बिहार की विकास दर 14.47% है। देश में राज्यों की विकास दर की तुलना में बिहार का स्थान दोस्तों का होता है दोस्तों चौथे स्थान पर। पूरे देश में दोस्तों अपने बिहार का विकास दर दोस्तों चौथे स्थान पर है। दोस्तों जिन राज्यों की विकास दर बिहार से अधिक रही है वो कौन कौन है दोस्तों, असम पर रही है दोस्तों 19.10, सिक्किम दोस्तों 14.67% और तेलंगाना दोस्तों 14.50% के साथ है। इस तरीके से दोस्तों बिहार चौथे स्थान पर है, कितना 14.4% के साथ। आइए इसी में और आगे देखते हैं। दोस्तों वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर दोस्तों कितना 66,828 रुपये रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों वर्ष 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना थी दोस्तों 59,637 रुपये थी, और 2023-24 में दोस्तों 12.6% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। तो इस तरीके से आप लोग इसके ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी शहर से दोस्तों 7200 करोड़ रुपए से अधिक 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कहाँ से दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहाँ से किए हैं, मोतिहारी शहर से किए हैं, इसको पूछने का चांस बना रहेगा। इसी में दोस्तों आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की भी घोषणा की। कौन दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की, जिसके तहत किसी निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि दी जाएगी। कितना दोस्तों 15,000 रुपये। किसको दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, निजी क्षेत्र। कौन, निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वालों को, ना कि सरकारी वाले में, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए इसी में और आगे देखते हैं। आगे में इसकी मदद तो सरकार द्वारा घोषित यह नई रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से दोस्तों ये प्रभावी हो जाएगी, जिसका उद्देश्य दोस्तों युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रेरित करना और प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इसमें कब से प्रभावी होगा, 1 अगस्त 2025 से यह प्रभावी हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। इसी में आगे है दोस्तों टॉपिक स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 में बिहार की उपलब्धियाँ। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों 17 जुलाई 2025 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के अंतर्गत बिहार के पटना शहर को दोस्तों वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ। किसने दो, पटना शहर को दोस्तों, किस शहर को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ, पटना शहर को, इसको ध्यान दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में पटना और गया को 3 सितारा रेटिंग प्राप्त हुआ। कौन दोस्तों, गार्बेज फ्री सिटी के रूप में पटना और गया को 3 रेटिंग रेटिंग प्राप्त हुआ। वहीं पर दोस्तों भागलपुर और सुपौल को 1 सितारा रेटिंग प्राप्त हुआ है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछ सकता है कि किस शहर को 3 सितारा रेटिंग प्राप्त हुआ है, तो किसको किसको दोस्तों, पटना और गया को। वहीं पर 1 सितारा रेटिंग प्राप्त हुआ भागलपुर और सुपौल को प्राप्त हुआ है। आइए इसी में और आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों राज्य के 100 शहरों को ODF प्लस, कौन दोस्तों, ODF प्लस ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस प्रमाणन पत्र मिला हुआ है, जबकि गया को दोस्तों, किसको दोस्तों, गया को वर्ष 2024 में ODF प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ। किसको दोस्तों, ये पूछ देगा दोस्तों कि किस शहर को ODF प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों किसको, गया शहर को प्राप्त हुआ है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला कि दोस्तों 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पटना को बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पटना को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन दोस्तों, पटना को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में। वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर से 21वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं 3 से 10 लाख जनसंख्या वालों शहरों की श्रेणी में दोस्तों गया को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन दोस्तों, गया को 27वां स्थान प्राप्त हुआ है 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले श्रेणी में। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों हेतु पटना नगर निगम, कौन दोस्तों, पटना नगर निगम को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। कौन दोस्तों, प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर के रूप में किसको, पटना नगर निगम को सम्मानित किया गया है।
आगे दोस्तों कि दिल्ली में आयोजित समारोह में पटना की 2 महिला, कितने दोस्तों, पटना की हैं जो वो 2 महिला कौन है दोस्तों, सफाई कर्मियों सुलेखा देवी और मानती देवी ने भाग लिया था। इस तरीके से इसको ध्यान रखिए, ये भी पूछने का चांस है कि कौन महिला थी 2 जो दिल्ली में आयोजित समारोह में भाग ली, सुलेखा देवी और मानती देवी भाग लिए। इसके अतिरिक्त गंगा नदी किनारे बसे 88 शहरों में पटना को स्वच्छता रैंकिंग 24-25 में दोस्तों चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 23-24 में दोस्तों छठा स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के किनारे वाला पार्ट भी पूछता रहता है। तो गंगा नदी किनारे में दोस्तों पटना को स्वच्छता रैंकिंग में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है कि इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट्स 2025। दोस्तों बिहार राज्य के पटना शहर ने 19 जुलाई 2025 को पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेजबानी की। कौन शहर, पटना में किया गया। इसका आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसको ध्यान रखिए। आइए इसको दोस्तों परिणाम इसका देखते हम लोग हैं। दोस्तों परिणाम में अगर देखा जाए तो पुरुषों की 10,000 मीटर में कौन, शिवम पहले स्थान पर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों महिला में 10,000 में दोस्तों नंदिनी गुप्ता पहले स्थान पर रही हैं। दोस्तों पुरुषों की 1500 मीटर में दोस्तों राहुल पहले स्थान पर आए हैं। वहीं पर दोस्तों महिला 1500 मीटर में दोस्तों लक्ष्मी प्रिया किसान पहले स्थान पर रही हैं। दोस्तों महिला डिस्कस थ्रो में दोस्तों अमीरा अनवर शाह ने भाग लिया, पहले स्थान पर रहा। वहीं पर महिला ट्रिपल जंप में दोस्तों कौन कौन रही हैं, किमी सोनम दोस्तों पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मार्टिना एलिसियस लाग और तीसरे स्थान पर दोस्तों प्रीति रही हैं। वहीं पर दोस्तों पुरुष के 200 मीटर में दोस्तों राजा बाबू पहले स्थान पर, दूसरे पे अंकित कुमार और तीसरे पे दोस्तों कौन है, ब्रजेश सिंह रहे हैं। आइए आगे देखते हैं इसी में दोस्तों। और आगे दोस्तों कि पुरुष डिस्कस थ्रो में दोस्तों पहले पे रोहित कुमार रहे हैं, दूसरे पे दीपक कुमार, वहीं पर तीसरे पे आशीष कुमार रहे हैं। महिला 200 मीटर में दोस्तों शिवकन्या मुकाती पहले पे, दूसरों पे प्रकृत रूबा, तीसरे पे टीना पारीक रही हैं। वहीं पर दोस्तों पुरुषों के ट्रिपल जंप में पहले स्थान पर पुनीत कुमार रहे हैं, दूसरे पे विशाल बहादुर रहे हैं, तीसरे पे दोस्तों सरन सकारिया रहे हैं। तीसरे पर दोस्तों पुरुषों की लंबी कूद में पहले स्थान पर दोस्तों सरुण पाय सिंह रहे हैं, दूसरे स्थान पर दोस्तों अमन सिंह रहे हैं, तीसरे पे आदित्य कुमार सिंह रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। पुरुष 60 फुट में दोस्तों पहले पे कौन रहा है, पुरुष 60 फुट में पहले पे आकाश ग्रेवाल रहे हैं, दूसरे पे शिवम चौधरी, तीसरे पे अभिषेक सिंह रहे हैं। वहीं पर महिला गोला फेंक में दोस्तों पहले पे विधि रहे हैं, दूसरे पे अंशिका, तीसरे पे पूजा कुमारी रही है। पुरुषों की 100 मीटर रेंज में कौन कौन दोस्तों, एरनेना बालवर्धन पहले पे, दूसरे पे अविनाश साहू रहे हैं, तीसरे पे दोस्तों निर्भय नाथ तिवारी रहे हैं। वहीं पर दोस्तों पुरुष की भाला फेंक में दोस्तों विपुल यादव पहले स्थान पर, दूसरे पे गौरव यादव, तीसरे पे विशेष तिवारी रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। महिला 400 मीटर के रेंज में दोस्तों किरण पहल पहले पे, शिवकन्या मुकाती दूसरे पे और नफीसा खातून तीसरे पे रही हैं। महिला लंबी कूद में दोस्तों मनीषा मेरेवाल पहले पे, वहीं पर दोस्तों पूर्णिमा हेम्ब्रेम दूसरे पे, लक्ष्मी जेमेला तीसरे पे रही हैं। पुरुष 400 मीटर की रेंज में दोस्तों ब्रजेश सिंह पहले पे, पीयूष राजा तीसरे पे, दूसरे पे असेतु मिश्रा तीसरे पे रहे हैं। महिला 800 मीटर में दोस्तों निधि ठाकुर पहले पे, पूनम निषाद दूसरे पे, महिमा चौधरी तीसरे पे रही हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों के पुरुष की 800 मीटर में दोस्तों नीलकंठ रेत पहले पे, देवराज दूसरे पे, युवराज त्यागी तीसरे पे रहे हैं। पुरुष 5000 मीटर में दोस्तों मन्नू कुमार सिंह पहले पे, दीपक कुमार ठाकुर दूसरे पे, राज तिवारी तीसरे पे रहे हैं। महिला 5000 मीटर के रेंज में दोस्तों कौन, रीबा अन्नाजाज पहले पे, नीतू कुमारी दूसरी पे, सोनिका रजवाड़े तीसरे पर रही है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट्स को हम लोग देख लिए हैं। तो दोस्तों इसमें से भी क्वेश्चन बनने का चांस है कि कौन इसमें क्या रहा है, पहले पे पूछ सकता है। आइए अगले हम लोग देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों, बिहार प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला पहला भारत का पहला राज्य बना। दोस्तों बिहार भारत का पहला राज्य बन गया जहाँ प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम सुनिश्चित की गई है। कितना, 1200 से कम। दोस्तों बिहार में वर्ष 2025 में 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए ताकि मतदाता भार को कम करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुगम और सुचारू बनाया जा सके। आइए आगे देखते हैं।
आगे दोस्तों कि इस नए मतदान केंद्र के जोड़ने के बाद बिहार में कुल मतदान केंद्रों की संख्या दोस्तों कितना हो गई, यह बढ़कर 90,712 हो गई है। कितना दोस्तों, 90,712 हो गई है। वहीं पर दोस्तों बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा 24 जून 2025 को जारी SIR के आदेश में प्रति मतदान के अधिकतम मतदाताओं की संख्या की सीमा को दोस्तों 1500 से घटाकर कितना कर दिया गया था, 1200 कर दिया गया था। पहले कितना थी, 1500 थी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आइए अगली टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण। दोस्तों 8 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने की नीति को मंजूरी दी है। दोस्तों यह 35% क्षैतिज आरक्षण विशेष रूप से केवल बिहार के डोमिसाइल महिलाओं को मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, अस्थायी रूप से जो महिलाएं बिहार की उन्हीं को केवल यह मिलेगा, जिससे राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवा में अधिक अवसर मिल सकेंगे। दोस्तों इस कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें दोस्तों महिला आरक्षण नीति प्रमुख निर्णय रहा है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा की गई। दोस्तों बिहार सरकार ने 21 जून 2025 को वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में 700 रुपये की मासिक वृद्धि की घोषणा की। कितना दोस्तों, 700 रुपये मासिक वृद्धि की घोषणा की। दोस्तों वृद्धि के बाद लाभार्थियों को अब 400 रुपये के बजाय अब कुल 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। कितना दोस्तों, 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। इसके पहले दोस्तों 400 रुपये प्रतिमाह मिलती है, लेकिन दोस्तों 700 रुपये वृद्धि से 700 रुपये वृद्धि की गई है, तो अब इसको 1100 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। दोस्तों यह संशोधित पेंशन जुलाई 2025 से प्रभावी हो जाएगी और इसका भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट अर्थात DBT के माध्यम से बैंक के खातों में किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कितना से कितना किया जाएगा। अगला दोस्तों बिहार ने किया ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण। दोस्तों बिहार ने रेलवे क्षेत्र में 100% रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, जिसमें ब्रॉड गेज नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया। कौन दोस्तों, ब्रॉड गेज हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यह कदम प्रमुख उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है, ताकि भारत 2070 तक नेट कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आइए अगला देखते हैं इसी में। दोस्तों वर्तमान में बिहार में 57 नए रेलवे प्रोजेक्ट कार्यान्वित किए जा रहे हैं और वित्त वर्ष 25-26 में केंद्रीय बजट में राज्यों के रेलवे के लिए दोस्तों कितना 10,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटन किया गया है। दोस्तों किसमें, केंद्रीय बजट 25-26 में दोस्तों बिहार के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। आइए आगे देखते हैं इसी में। अगला टॉपिक है दोस्तों क्या, बिहार कैबिनेट ने वर्ष 25-26 के लिए घोषित किए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों कब, 25-26 के लिए रबी फसलों के लिए। इसके दोस्तों रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। इसके निर्णय के अनुसार दोस्तों चना अर्थात चना दाल के लिए MSP दोस्तों कितना 5,650 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। दोस्तों सरसों के लिए MSP दोस्तों 5,950 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है। वहीं पर मसूर लाल दाल के लिए दोस्तों सबसे अधिक कितना 6700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कि पटना में 5 सितारा होटल निर्माण हेतु बिहार सरकार ने दी मंजूरी। आइए देखते हैं। बिहार सरकार ने 17 जून 2025 को पटना में एक 5 सितारा होटल के निर्माण को दोस्तों मंजूरी के निर्माण की निर्णय लिया। दोस्तों इसको कुमार इंफ्राट्रेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने की मंजूरी दी गई। किसको दोस्तों, कुमार इंफ्राट्रेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिया गया है। वहीं पर दोस्तों यह होटल पाटलिपुत्र अशोक एवं बांकीपुर बस स्टैंड एवं सुल्तान पैलेस परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूछ सकता है कि कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए डेवलपर्स को 90 वर्षों के लिए लीज पट्टे पर प्रदान की गई। जमीन दोस्तों कितने 90 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जिसको प्रारंभिक पट्टे की अवधि दोस्तों 60 वर्षों की होगी, इसे स्वचालित रूप से 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। यह परियोजना दोस्तों PP मॉडल पर विकसित किया जाएगा, अर्थात किसके आधार पर, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर विकसित किया जाएगा। आइए अगले टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों सैप में कार्यरत सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का अनुबंध वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया। दोस्तों बिहार सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष सहायक पुलिस बल, कौन दोस्तों, विशेष सहायक पुलिस सैप में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों के अनुबंध की वित्तीय वर्ष 25-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
25-26 तक इसे बढ़ाने का निर्णय लिया है दोस्तों। इस निर्णय के तहत दोस्तों अब कितना 1717 सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों का अनुबंध बढ़ाया गया, जिनमें कितना दोस्तों 1698 इसमें जवान है, 10 जूनियर कमीशन ऑफिसर है और 9 रसोइया इसमें शामिल है। उनका दोस्तों कितना 25-26 तक बढ़ा दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन पुल का उद्घाटन किया गया। दोस्तों बिहार में गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का उद्घाटन कौन किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया है? 23 जून 2025 को किया है। दोस्तों यह पुल पटना और राघवपुर के बीच यातायात को आसान बनाएगा। कौन दोस्तों? पटना और राघवपुर के बीच ही आसान बनाएगा दोस्तों यह, और उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। वहीं पर दोस्तों यह पुल कच्ची दरगाह, कौन दोस्तों? कच्ची दरगाह जो पटना से विदुपुर जो वैशाली तक फैला है और यह NH 31 से NH 322 तक जुड़ेगा। दोस्तों यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई दोस्तों कितना है? 9.76 किलोमीटर है। फिलहाल इसका दोस्तों 4.57 किलोमीटर हिस्सा पूर्ण हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को किया है। कौन दोस्तों? मुख्यमंत्री ने किया है। आगे दोस्तों परियोजना का निर्माण कार्य 3 चरणों में किया जाना है। देखिए दोस्तों 3 चरणों में किया जाना है दोस्तों। पहला चरण दोस्तों कच्ची दरगाह से वैशाली के राघवपुर दियारा तक, कौन दोस्तों? यानी 31 से किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों द्वितीय चरण हाजीपुर महानार पथ से चक सिकंदर तक तथा तीसरा चरण दोस्तों राघवपुर दियारा से हाजीपुर महानार तक किया जाएगा। इसका निर्माण दोस्तों L&T कंपनी, कौन दोस्तों? L&T कंपनी अर्थात दोस्तों लार्सन एंड टुम्ब्रो कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस पुल को दोस्तों वर्ष 2015 में मंजूरी दी गई थी। इस तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा। पूछ सकता है कि पहले चरण में कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, ये भी पूछने का चांस बना रहता है। आयोग कहीं से भी कुछ पोजीशन पूछ सकता है, तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कि साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के लिए खिलाफ 2 नई इकाइयों का गठन। बिहार सरकार ने जून 2025 में साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण करने के लिए दोस्तों किसने 2 नई इकाइयों के गठन का निर्णय लिया है। दोस्तों साइबर अपराध पर नियंत्रण के गठित के निर्माण के लिए कौन इकाई का गठन किया गया है? साइबर अपराध सह साइबर सुरक्षा इकाई का रखा गया है। वहीं पर जबकि नशीले पदार्थों संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए दोस्तों एंटी नारकोटिक ब्यूरो सह मद्य निषेध इकाई के गठन किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन कौन 2 इकाई हैं? पहला दोस्तों साइबर अपराध सह साइबर सुरक्षा इकाई का गठन, दूसरा एंटी नारकोटिक ब्यूरो सह मद्य निषेध इकाई का गठन किया जाएगा। दोस्तों इन दोनों इकाइयों की स्थापना केंद्र सरकार और राज्य गृह विभाग के सहयोग से किया जाएगा, जो राज्य में कानून व्यवस्था को तकनीकी अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कि बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 जून 2025 को बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया, जो पटना के अशोक राजपथ पर निर्मित है। कहाँ दोस्तों? पटना के अशोक राजपथ पर। दोस्तों अशोक राजपथ पर अब 3 तरह से ट्रैफिक चलेगा। पहला टियर फर्स्ट के तहत दोस्तों पटना कॉलेज से BN कॉलेज के मध्य 1.45 किलोमीटर लंबा है जो। वहीं पर दोस्तों टियर 2 के कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज होते हुए शताब्दी द्वार तक चलेगा, जो 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। यहीं पर दोस्तों टियर 3 में सड़क शामिल है। कौन दोस्तों? टियर 3 में सड़क द्वारा शामिल है। इसको ध्यान दीजिएगा। आइए आगे टॉपिक देते हैं। आगे टॉपिक है दोस्तों 20वां एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2025। दोस्तों 2 से 6 जून 2025 तक 20वां एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2025 का 20वां संस्करण मनीला फिलीपींस में किया गया। कहाँ दोस्तों? मनीला के फिलीपींस में किया गया है। आइए दोस्तों इसमें बिहार की उपलब्धियों को देखा जाता है कि बिहार ने इसमें क्या उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार को बिजली अर्थात ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। किसने दोस्तों? बिजली के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है बिहार में, उसके लिए आमंत्रित किया गया था। दोस्तों बिहार की ओर से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों राज्य की ऊर्जा उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कौन? साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो कि निदेशक महेंद्र कुमार है, उन्होंने इसमें यहाँ प्रस्तुत किया है। इसको ध्यान दीजिएगा। आइए पहला देखते हैं। अगला दोस्तों बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य। दोस्तों मई 2025 में बिहार सरकार ने राज्य का पहला काला हिरण अभयारण्य बक्सर जिले, कहाँ दोस्तों? बक्सर जिले में के नवानगर प्रखंड स्थित बड़ा पीलापुर मौजा में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों इसके लिए सरकार ने 12 एकड़ भूमि चिन्हित की है। कितना दोस्तों? 12 एकड़ भूमि चिन्हित की है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चिन्हित कर विभाग को स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की, जो दोस्तों भटौली पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों? भटौली पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह बेहतर राज्य में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा कि किस पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसको ध्यान दीजिएगा कि भटौली पंचायत के 12 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने 48,520 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। दोस्तों 30 मई 2025 को मोदी ने बिहार के काराकाट में काराकाट में कुल 48,520 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसको ध्यान दीजिएगा, कहाँ किए? काराकाट में किया है। इस परियोजना में दोस्तों नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज सेकेंड में की आधारशिला भी रखी दोस्तों, जो 3 × 800 मेगावाट की शामिल है। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री ने गोपालगंज में, कहा दोस्तों? गोपालगंज में बनने वाले एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्रीय यातायात में महत्वपूर्ण सुधार होगा। आइए आगे देखते हैं। वहीं पर दोस्तों साथ ही सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच तैयार तीसरी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह रेल लाइन बिहार और झारखंड के बीच रेल संपर्क को मजबूत बनाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि बिहार और किस राज्य के बीच के रेल को संपर्क को मजबूत बनाएगी, इसको पूछने का चांस है। आइए अगला देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों पटना मेट्रो में इंद्रधनुषी रंगों से होगी रूट की पहचान। दोस्तों पटना मेट्रो में यात्रियों की सुविधा के लिए रूट की पहचान अब इंद्रधनुषी रंग के आधार पर की जाएगी। दोस्तों पहले फेज में 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। कितना? 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कॉरिडोर फर्स्ट दोस्तों रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। वहीं पर कॉरिडोर 2 ब्लू लाइन के नाम से जाना जाएगा या दर्शाया जाएगा। दोस्तों कॉरिडोर 2 5 स्टेशनों पर मेट्रो सेवा पहले से शुरू की जाएगी। कौन दोस्तों? कॉरिडोर 2 के 5 स्टेशनों पर मेट्रो सेवा सबसे पहले शुरू की जाएगी, जिसे प्रायोरिटी कॉरिडोर नाम दिया गया। कौन दोस्तों? प्रायोरिटी कॉरिडोर नाम दिया गया है। दोस्तों इस सेक्शन की कुल लंबाई कितना? 6.107 किलोमीटर होगी। आइए आगे देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों ई वोटिंग में भारत का पहला राज्य बना बिहार। दोस्तों बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसने शहरी निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया है। दोस्तों 6 नगर पंचायतों एवं 36 अन्य नगर निकायों के लिए यह प्रावधान किया गया है। दोस्तों यह पहल 28 जून 2025 को होने वाले नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में शुरू होगी। पहली बार इसका प्रथम परीक्षण दोस्तों कब? 28 जून 2025 को जो नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव होगा उसमें किया गया है। दोस्तों ई वोटिंग के लिए दोस्तों ई वोटिंग सर्च बार नामक मोबाइल ऐप का उपयोग हुआ, जिसे दोस्तों सीडैक और बिहार राज्य चुनाव आयोग ने विकसित किया है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा मोबाइल ऐप है दोस्तों? ई वोटिंग सर्च बार बिहार नाम से है। कौन दोस्तों? SECHBHR इसका स्पेलिंग है। इसको स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा। दोस्तों राज्य चुनाव आयोग के अनुसार दोस्तों 26 जिलों के 489 दोस्तों 26 जिलों को 489 मतदान केंद्रों पर 26 जिलों के 489 मतदान केंद्रों पर 2,94,719 मतदाताओं में से दोस्तों 69.49% ई वोटिंग के माध्यम से अपने अधिकार प्रयोग किया है। कितना दोस्तों? 69,409% से ई वोटिंग माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। वहीं पर दोस्तों प्रवासी मजदूर, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रूप से बीमार मतदाता इस प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। आइए आगे देखते हैं। ई वोटिंग में ब्लॉकचेन, लाइवेंस डिटेक्शन, फेस स्कैन और फेस कंपैरिजन जैसी तकनीकें शामिल होंगी, जिससे यह प्रणाली छेड़छाड़ रोधी होगी। आइए दोस्तों यह प्रणाली दोस्तों वीवीपैट सुविधा और फुल प्रूफ डिजिटल सुरक्षा के साथ आएगी। अब तक केवल एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ई वोटिंग प्रणाली लागू की है। कौन दोस्तों? एस्टोनिया पहला राज्य बना है जहां पर पहली बार देश बना है जहां पहले किया गया, उसके बाद दोस्तों बिहार दूसरा बना गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 दोस्तों 22 के अनुसार दोस्तों बिहार में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात 891 लड़कियां प्रति 1000 पर दर्ज किया गया, जो कि वर्ष
2020 में 964 था। वहीं पर दोस्तों बिहार के बाद महाराष्ट्र 906, तेलंगाना 907 क्रमशः दूसरे या तीसरे स्थान पर हैं, जहां लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम रहा है। वहीं पर दोस्तों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और मेघालय जैसे राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया, जो लैंगिक संतुलन की दिशा में सकारात्मक संकेत देता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा नागालैंड में लिंगानुपात दर्ज किया गया और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ, बिहार में दर्ज किया गया 891। आइए आगे देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मिली मंजूरी। दोस्तों 28 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 120.10 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सप्रेसवे की नियंत्रित पटना आरा सासाराम कॉरिडोर ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर को निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। आइए इसमें और देखते हैं। दोस्तों यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित की जाएगी। इसकी कुल पूंजीगत लागत दोस्तों कितना है, 3,712 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित की गई है। दोस्तों नए कॉरिडोर में 10.6 किलोमीटर ब्राउनफील्ड राजमार्ग के उन्नयन के साथ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कितने किलोमीटर, इसको ध्यान दे दीजिएगा, 10.6 किलोमीटर ब्राउनफील्ड राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यह कॉरिडोर भीड़ भाड़ कम करेगा और आरा, गढ़ानी, पीरो और विक्रमगंज, मोकर और सासाराम जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और आवागमन को बेहतर बनाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगली टॉपिक है बिहार के 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात। दोस्तों केंद्र सरकार ने बिहार के 2 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की, जिनकी कुल लागत कितना है दोस्तों, 2200 करोड़ रुपए रखी गई। दोस्तों पहली परियोजना के तहत पटना जिले में रामनगर से कच्ची दरागाह तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा। कौन दोस्तों, आमस दरभंगा हिस्सा होगा और पटना रिंग रोड से भी जुड़ेगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। इसी में दोस्तों यह कॉरिडोर NH-19 और NH-27 में आपस में जोड़ेगा और बिहार के आंतरिक क्षेत्र को झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में सीधी कनेक्टिविटी देगा, जिससे माल ढुलाई और यातायात की दक्षता में सुधार होगा। वहीं पर दोस्तों दूसरी परियोजना के अंतर्गत किशन जिले में NH-27 और NH-237E को जोड़ने वाले 24.849 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। यह मार्ग किशनगंज से बहादुरगंज तक जाएगा, जिससे सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सड़क गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, किशनगंज से बहादुरगंज तक यह जाएगा NH-2। कब से कहाँ तक, NH-27 और NH-237E को जोड़ेगा। आइए अगला देखते हैं। बिहार में पहला लघु मॉडल रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र। दोस्तों बिहार सरकार ने बिहार राज्य के नवादा जिले के नवादा जिले के रजौरी में पूर्वी भारत का पहला लघु मॉडल रिएक्टर या समार आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। दोस्तों यह संयंत्र कितना 2000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है। वहीं पर दोस्तों इसकी स्थापना केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत की जाएगी। किसके अंतर्गत, परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, यह समार की। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विकास दोस्तों न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के संयुक्त उद्यम माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों परमाणु ऊर्जा मिशन का प्रमुख उद्देश्य लघु मॉडल रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है, ताकि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की जा सके। दोस्तों इस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया। कितने दोस्तों, 2035 तक किया है। कितने, 5 SMR चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अगला टॉपिक देते हैं, बिहार स्पोर्ट कॉन्क्लेव 3.0। दोस्तों बिहार स्पोर्ट कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन दोस्तों 24 जनवरी 2025 को पटना स्थित होटल ताज में किया गया। कहाँ दोस्तों, होटल ताज में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर देश विदेश में खेल क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाने वाले प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को साल और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। सम्मानित खिलाड़ियों में शामिल कौन थे, आइए देखते हैं। सम्मानित खिलाड़ी में दोस्तों कौन कौन शामिल थे उसे देखते हैं। दोस्तों डॉक्टर दीपा मलिक जो पैरालंपिक से विजेता रहे उनको सम्मानित किया गया। वहीं पर दोस्तों विजेंदर सिंह भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज रहे, उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं पर PR श्रीजेश जो भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध गोलकीपर, उन्हें सम्मानित किया गया। हरेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रहे हैं।
वहीं पर दोस्तों शिव केशवन को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने 6 बार शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं पर दोस्तों शरद कुमार, जो बिहार से संबंधित पैरा ओलंपिक पदक विजेता रहे, उन्हें भी सम्मानित किया गया। वहीं पर दोस्तों जयप्रकाश सिंह और मोहम्मद रियाज, जिन्हें अनसंग चैंपियंस गुमनाम किंतु महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में भी सम्मानित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों की गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार की झांकी। दोस्तों गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार की झांकी 8 वर्षों के अंतराल के बाद कर्तव्य पथ पर भाग लिया। यह झांकी दोस्तों स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के भविष्य के विषय या थीम पर आधारित थी। किस पर? स्वर्णिम भारत और विरासत विकास के विषय पर आधारित थी। झांकी में दोस्तों प्रमुख रूप से नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया है, जो बिहार की प्राचीन शिक्षा परंपरा को गौरवशाली प्रतीक है। इसके साथ ही भगवान बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में ध्यान स्थल प्रतिमा को दर्शाया गया, जो ज्ञान की शांति और भूमि के रूप में बिहार की ऐतिहासिक पहचान को प्रकट करती है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों की भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय, कौन दोस्तों? घोड़ा कटोरे जलाशय में स्थित मूल प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों झांकी में बोधि वृक्ष को भी विशेष रूप से दर्शाया गया है, जो ज्ञान और प्रकाश के प्रतीक है। दोस्तों इस संपूर्ण प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य था बिहार को ज्ञान, मोक्ष और शांति की भूमिका में स्थापित करना और उसकी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मानित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। आइए अगला देखते हैं। अगली टॉपिक क्या है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों बिहार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या हेतु निर्धारित मानदंड। दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक अर्थात कक्षा 1 से 5 तक और मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करने का निर्देश किया है। आइए प्राथमिक विद्यालय में क्या है दोस्तों, उसे देखते हैं। दोस्तों प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षक प्रधानाध्यापक सहित अनिवार्य होंगे। वहीं पर दोस्तों छात्रों की संख्या 1 से 120 होने की स्थिति में 5 शिक्षक अनिवार्य होंगे। वहीं पर दोस्तों आइए इसमें देखते हैं कि 121 से 150 छात्र जिसमें है उसमें 6 शिक्षक अनिवार्य होंगे। वहीं पर दोस्तों 150 से अधिक छात्रों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त 40 छात्रों पर एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति भी किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। मध्य विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक है उसमें दोस्तों क्या निर्धारित किया गया है। दोस्तों इसमें कम से कम दोस्तों 9 शिक्षक अनिवार्य किया गया है प्रधानाचार्य सहित। दोस्तों इसमें छात्र संख्या दोस्तों 105 तक के लिए निम्नलिखित विषयवार शिक्षकों की अनिवार्यता होगी। आइए दोस्तों विज्ञान व गणित के लिए 1 शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 शिक्षक, हिंदी के लिए 1 शिक्षक, अंग्रेजी के लिए 1 शिक्षक और आवश्यकतानुसार दोस्तों उर्दू और संस्कृत शिक्षक के लिए भी हो सकता है। वहीं पर दोस्तों 105 से अधिक छात्रों पर हर अतिरिक्त 35 छात्रों के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इसके अन्य प्रमुख निर्देश भी दिए गए हैं। क्या है दोस्तों निर्देश में, आइए देखते हैं। दोस्तों प्रत्येक शिक्षक के पास एक समर्पित कक्षा अनिवार्य होना चाहिए। वहीं पर अगला है शिक्षक आवश्यकता का आकलन विद्यालय में उपलब्ध कमरों के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर? जो वहाँ पर रूम होगा उसके आधार पर किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 जनवरी 2025 तक सभी स्कूलों की शिक्षा संख्या की जानकारी को ई शिक्षा कोर्स किस पर दोस्तों ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करें। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों की बिहार पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन मेनू में बदलाव किया गया है। किसमें गए दोस्तों? इसमें मुख्य 5 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दोस्तों पोषण और विविधता पर जोर दिया गया है। इसमें किसमें? पोषण और विविधता पर जोर दिया गया है, इसमें किया गया। वहीं पर दोस्तों दूसरा है प्रोटीन युक्त आहार प्राथमिकता पर भी जोर दिया गया है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा जोर दिया गया स्वास्थ्य और शिक्षा प्रभाव पर। 5वां दिया गया है उपस्थिति दर्ज और वृद्धि पर। वहीं पर दोस्तों 5वां है राज्य की क्रियान्वयन पर दिया गया है। दोस्तों नया मेनू 15 फरवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों कि लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन। दोस्तों 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण दोस्तों 35.8 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। कितने दोस्तों? 35.8 करोड़ की लागत से किया गया। इसको ध्यान दीजिएगा, 6 फरवरी 2025 को किया गया। दोस्तों यह संग्रहालय बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय है, जिसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इसमें इंडोर और आउटडोर थिएटर भी निर्मित किए गए हैं। इस संग्रहालय में लखीसराय जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खुदाई से प्राप्त मूर्तियां, शिलालेख, मृदभांड, बौद्ध स्तूप और कीमती पत्थर संरक्षित किए जाएंगे, जो पहले से अशोक धाम मंदिर सहित अन्य स्थानों पर रखे गए थे। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों की औरंगाबाद जिले की 195 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। दोस्तों 11 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान औरंगाबाद, कहाँ दोस्तों? औरंगाबाद जिले में 554
करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 195 विकास परियोजनाओं का रिमोट से उद्घाटन और शिलान्यास किया। दोस्तों इस अवसर पर सदर अस्पताल में 9 मंजिला मॉडल अस्पताल, डॉक्टर भीमराव अमरसिंह विद्यालय, रिंग रोड, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और मेडिकल कॉलेज जैसी प्रमुख योजनाएं इसमें शामिल है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 दोस्तों 7 से 9 फरवरी 2025 के बीच दरभंगा जिले में आयोजित 12वां दरभंगा चलचित्र उत्सव नई दिल्ली वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स दरभंगा में प्रांगण में संपन्न हुआ। इसमें दोस्तों दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जो दरभंगा में है वहाँ पर संपन्न हुआ। दोस्तों इस 3 दिवसीय उत्सव में देश की 45 फिल्मों को स्क्रीनिंग और समापन फिल्म दादा लक्ष्मी रही, जिसे यशपाल शर्मा ने निर्देशित किए हैं। दोस्तों इसमें किया किसे दादा लक्ष्मी की जो निर्देशित फिल्म है यशपाल शर्मा द्वारा, वो आखिरी फिल्म यहाँ पर रही है। आइए अगला देखते हैं। इसमें दोस्तों इस आयोजन में 65 पुरस्कार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सिनेमा क्विज भी आयोजन हुआ। दरभंगा फिल्म क्लब द्वारा दोस्तों वर्ष 2013 से आयोजित यह उत्सव मिथिला और बिहार की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक प्रदान करता है। आइए अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। बिहटा एयरपोर्ट को मंजूरी। बिहटा एयरपोर्ट को मंजूरी दोस्तों फरवरी 2025 में भारतीय विमान प्राधिकरण ने पटना के बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी। दोस्तों लगभग 459 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले यह एयरपोर्ट रूस की कंपनी द्वारा निर्मित किया जाएगा और इसे वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। वहीं पर निर्माण हेतु बिहार सरकार ने दोस्तों कितना 108 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की है। कितना 108 एकड़ से अधिक भूमि। अगला दोस्तों की नमो भारत रैपिड रेल परियोजना 2025 दोस्तों 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कहाँ से दोस्तों मधुबनी शहर में रैली को संबोधित करते हुए नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई, जो जयनगर से पटना, कहाँ दोस्तों A2 आप लोग याद रखिएगा, जयनगर से पटना चलेगी और बिहार के मधुबनी से किया गया। इस ट्रेन में दोस्तों कितना कोच होंगे, अभी जाने के 16 कोच होंगे। लगभग दोस्तों 2000 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी। इसकी गति दोस्तों 116 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने में सक्षम होगी। आइए अगला देखते हैं। कोसी मेची लिंक परियोजना 2025 28 मार्च 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बिहार में क्रियान्वित की जा रही कोसी मेची अंतरजातीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी दी गई। किस योजना के तहत दोस्तों? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी दी गई, इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी अनुमानित लागत दोस्तों 6282.32 करोड़ रुपये है और जिसमें केंद्र सरकार ने 3652.56 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है। इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कहाँ तक दोस्तों? मार्च 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में पूर्वी कोसी मुख्य नहर के पुनर्निर्माण के साथ इसे दोस्तों 117.50 किलोमीटर तक विस्तारित कर कोसी मेची नदियों को जोड़ा जाएगा तथा कोसी नदी के अधिशेष जल को महानंदा बेसिन में सिंचाई के लिए मोड़ा जाएगा, जिससे दोस्तों अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिलों में खरीफ मौसम में दोस्तों कितना 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों की पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी। तो इसको दोस्तों हम लोग अगले चैप्टर में देखते हैं, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर बड़ा है, लंबा है, तो एक ही क्लास में कर पाना संभव नहीं है। हर क्लास दोस्तों 40 मिनट का बहुत पर्याप्त होता है देखने के लिए। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।